प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात। कहा, जनता ने अपना निर्णय ले लिया है और संविधान की रक्षा की है। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि के बाद जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान किया गया शुरू। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान की चर्चा की जिसमें उन्होंने राशिद की जीत पर कहा कि अब फिर से अलगाववाद फैलेगा। श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जेडी के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि एनडीए सरकार केंद्र में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला उठाएगी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों ने संविधान की रक्षा करते हुए अपना निर्णय लिया है और भाजपा को वो हासिल न हो सका जिसके वो बड़े बड़े दावे करती है, और कहा कि भाजपा 400 पार के शिखर तक पहुंचने में पूरी तरह से विफल रही है और मिली जुली सत्ता चलाएगी। मैं तो कहूँ कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं, और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमियाँ लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है? क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी? मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे और तानाशाही थी। वो डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास आज कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते हुए देखे जाने के बाद यहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसमें पुलिस की एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी सम्मिलित हैं जो जंगली इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने आज उमर अब्दुल्ला के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तरी कश्मीर में राशिद की जीत से फिर से अलगाववाद फैलेगा। रकीब ने कहा कि पूर्व सीएम पूरी तरह से हताश हैं, तभी वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने 1987 के चुनावों में जो धांधली की है और उसी के बाद जम्मू कश्मीर को आतंकवाद तोहफे में मिला। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने 2 बयान दिए ट्विटर पे। दोनों से जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला अंडर फ्रस्ट्रेशन है। जो उन्होंने इनके बारे में बोला हुआ है सेशनिस्ट या क्या है, 87 से पहले भी आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए कितना पुरअमन माहौल था। हम चाहे कश्मीरी पंडित थे, सिख थे, मुस्लिम थे, सारी कम्युनिटीज एक साथ मिलके चलते थे। लेकिन 87 के इलेक्शन में मैं उमर अब्दुल्ला को कहूंगा, हिस्ट्री देखो अपनी, जो उन्होंने 87 के इलेक्शन में धांधली की
उसके बाद ही यहां पर मिलिटेंसी उठी, उसके बाद ही यहां पर मतलब हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ खुलेआम। ये सब दिया जो जम्मू कश्मीर को ये खून की होली जो खेली गई, ये सब एनसी का दिया हुआ है जम्मू कश्मीर को। और जो इस टाइम उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, बेसिकली वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कह रहे हैं। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दो दिए हुए कंटिन्यूसली ट्विटर पे, मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। इसके पीछे उनको भी नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं। ये एक आउटकम है उस फ्रस्ट्रेशन का, उस भारी हार का जो उसको मिली। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी पार्टी ने वो किया जो हमारे ज़मीर ने कहा। हमने कभी भी, हमारे ज़मीर ने ये कहा कि हम उस पार्टी का साथ दे दें ताकि मतलब जो इक्तिदार में है या जिनके पास पावर्स है। हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया कि इंजीनियर रशीद साहब को साथ दिया, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को साथ दिया, और उन्होंने इस टाइम भारी अक्सरियत से जीता। जब वोटिंग मतलब काउंट हो रही थी उस टाइम मैंने बयान दिया था कि आज इंजीनियर रशीद साहब बहुत ही भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, और अल्लाह का फजल था कि वो जीत गए। और मैं ये चाहूंगा कि उसका मतलब इस टाइम कोर्ट में चल रहा है तो उनको छोड़ा जाए ताकि वो पार्लियामेंट सेशंस का ये ज्वाइन कर पाए और ओथ उठा पाए, और जो नॉर्थ का है उसके लिए वो काम कर पाए। जो जिस नॉर्थ ने उनको सिलेक्ट किया हुआ है, जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया हुआ है एज पार्लियामेंट मेंबर, उनके लिए वो काम कर सके। जेके यूनाइटेड दल के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने आज कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बनाने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाहीन ने कहा कि जेडीयू जो भाजपा की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के मामले की पैरवी करेगी। शाहीन ने नई दिल्ली से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस बारे में बताया, इलेक्शन का जो रिजल्ट है, देश ने अपना मैंडेट सामने रखा जैसे आप जानते हैं, और अब क्योंकि एक नई सरकार देश के अंदर बनने वाली है और इस नई सरकार में नई उम्मीदें और नई जो एक जो उसको बोलते हैं एक बड़ा कयास लगा के जो जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हैं, मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों से नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल मुबारक, तीसरी दफा तीसरी टर्न के लिए एनडीए को मुबारक हो। उन लोगों को भी, देश के लोगों को मुबारक है जिन लोगों ने एनडीए के ऊपर भरोसा करके मोदी जी के इस लीडरशिप पे भरोसा किया और मैंडेट दिया। लेकिन आप, क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के रहने वाले की हैसियत से हम लोग भी कल दिल्ली में थे और हम लोगों ने ये अपने जो हमारी लीडरशिप है उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखी, जिसमें खास करके एक काफ़ी अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो है स्टेटहुड, और जिसमें मेरे प्रेसिडेंट ने, मेरे लीडरशिप ने मेरे को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस की जाएगी, लीडरशिप के सामने डिस्कस किया जाएगा और जल्द अज जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन हमने जो कहा कि बिफोर इलेक्शंस कि आपको स्टेटहुड मिले ताकि चीफ मिनिस्टर एक वजनदार चीफ मिनिस्टर बने आपका, और वो कोई भी फैसला ले सके जम्मू कश्मीर के अंदर। काफी टाइम हो गया, काफी वक्त हुआ, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि एक इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका स्टेटहुड जो है बिफोर असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। अब समाचार विस्तार से। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन अशाई ने पहली बार चुनाव में 13,000 वोट मिलने पर लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ आगामी चुनावों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 की बहाली ही होगा और इसके लिए मिलजुल कर अथक प्रयास करेंगे। हक में किया है। करीबन 13,000 से ज्यादा वोट हमारे पहले इलेक्शन में पार्टी ने पाए हैं, जो कि कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बड़गाम की आवाम का, श्रीनगर की आवाम का, पुलवामा की आवाम का, पूरे सेंट्रल कश्मीर की आवाम का, कि लोगों ने जोक दर जोक वो निकले और हमारे हक में उन्होंने अपने वोट जो है वो एक्सरसाइज किए।
और ये पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसका मंशूर जो है पहले दिन से आया है, जो मसले कश्मीर की बात करती है, 35 से 370 को रेस्टोर करने की बात करती है, कश्मीरियों के हकूक की बात करती है। ये वाहिद जम्मू कश्मीर की ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी और आरएसएस। तो ये सारी चीजें जो ये 13,000 वो लोग हैं, इन्होंने लबैक किया है इस बात पे कि कोई एक ऐसी सियासी जमात है जो अनएम्बिगुअसली ये बीजेपी का मुकाबला कर रही है, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के खिलाफ लड़ रही है। ये बात बबागे दोहल कह रही है कि कभी भी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का, जनो मर्द का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने बाहर निकल के हमारे हक में जो है अपने वोट का इजहार किया है। आप सब लोग कश्मीर की तारीख से वाकिफ है कि बड़ी बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटीज जब उन्होंने पहले इलेक्शन लड़े तो कई सौ वोट भी उनके हक में नहीं आए, और इस पार्टी ने पहले ही इलेक्शन में 13,000 से शुरुआत की है। तो ये एक बहुत करारा जवाब है उन तमाम लोगों को जो बारहा ये बात कहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 13,000, वी आर 13,000 एंड गोइंग स्ट्रांग। इंशाअल्लाह अब जो हमारे पास जो जिम्मेदारी है कि घर घर, गली गली, कूचे कूचे जाके इन 13,000 वोटों को मुनज़्ज़म करने की, इस पार्टी यूनिट का जो स्ट्रक्चर है ग्रास रूट से स्ट्रेंथन करने की, ताकि कश्मीर की जो आवाम है उनको एक आवाज मिले आने वाले असेंबली इलेक्शन में। एक बार फिर हुआ जेकेसी की खबर का असर। हमारे चैनल के माध्यम से कुतुब निजाम से आरएसपुरा लिंक रोड की खबर प्रसारित की गई थी और उसका असर अब हुआ है। आपको बता दें कि कुतुब निजाम से आरएसपुरा लिंक रोड की 3 किलोमीटर की समस्या से स्थानीय लोग पिछले काफी समय से परेशान थे और उनकी परेशानी को विभाग ने हल कर दिखाया है और वहां पर ब्लैक टॉप का कार्य शुरू करवा दिया है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। ये सर यहाँ से कोई 1.5-3 का किलोमीटर होगा। यहाँ से कुतुब निजाम से दबलाहट को लगता है और इस साइड रायपुर, जिंदड़ मेलू को, आरएसपुरा को भी जाता है। तो काफ़ी टाइम से मतलब रोड ऐसे ही पड़ा था कि बारिश के मौसम में खासकर काफ़ी दिक्कत आती थी आते जाते लोगों को, ना कोई गाड़ी सही से जा पाती थी, स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती थी। तो हम मीडिया का बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमारी बात डिपार्टमेंट तक पहुँचाई और ये रोड का काम स्टार्ट करवाया। तो हम बहुत मतलब खुश हैं कि हमारे ठीक है, अब रास्ता सही बन गया, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रोड है इतों दबलैड़ तो चलता है कुतुब निजाम अगे रायपुर का कुछ एरिया लगता जाके कुत्तू चक खोड़ रोड के नाले जुड़ता है। रोड ये तकरीबन कोई 2-2.5-3 किलोमीटर का रोड है जिहड़ा कई देर तो साडी मतलब ये आवाज़ ही असी उठा रहे हाँ। ये असी मीडिया राही भी ये मतलब बहुत बारी दसिया, लेकिन रोड की कोई सुनवाई नहीं हुई। असी ये है कि हुण साडा रोड बन रहा, तारकोल पै रही है तो सानू बड़ी खुशी की लहर है। असी मतलब मीडिया के भी बहुत बहुत आभारी हाँ, बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने साडी आवाज़ बुलंद की ते डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को चुक्या, मतलब मद्देनजर लिया कि साडा रोड है जिहड़ा बनया, सानू बहुत खुशी। गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी की छात्रा निवेदिता ने 97.4% अंक के साथ पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी खुशी के मौके पर आज गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष व प्रिंसिपल जवाहर पंडिता ने छात्रा को मिठाई खिलाकर उसे बधाई दी और भविष्य में इसी तरह से सफल होने का भी आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अन्य विद्यार्थी भी मौजूद रहे जिन्होंने 85% से ऊपर अंक लिए, उन्हें भी बधाई दी और मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर प्रथम स्थान हासिल करने वाली निवेदिता के पापा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी खुशी का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। देखो सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कल 12th का रिजल्ट जो आया है जेके बोस का, तो हमारी जो बच्ची है इसने एक तो डिस्ट्रिक्ट टॉप में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और JNK में इसने 8th पोजीशन ली है। और जो बाकी बच्चों ने भी हमारी जो 18 जो डिस्टिंक्शन है, बाकी फर्स्ट डिवीजन है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे बच्चों ने लाया। और मैं यही बोलता हूँ कि सब बच्चों को, आप बच्चों सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखिए। और बच्चे जो हमारा स्कूल है, जो गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा डे बोर्डिंग स्कूल है, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों को। स्कूल में सब कुछ होता है, क्लासेस भी होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। और आपने सुना होगा जो निवेदिता है, जो इसने टॉप किया पूरा, इसका बहुत सब्जेक्ट था, मेडिकल नॉन मेडिकल,
और इसने कोई भी एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन नहीं लगाई। स्कूल में सब कुछ इन्हें जो क्लासेस थी, एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल के अंदर लगती थी, और इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, और ओवरऑल जो इसने J&K में 8th पोजीशन ली। तो मैं अपनी तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से इन सब बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भगवान इनको खुश रखे, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इन फ्यूचर भी ये बच्चे कामयाब हो जाए। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा नाम निवेदिता शर्मा है, स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी। सब मार्क्स की बात करूं तो पेरेंट्स और टीचर्स सबसे बड़ा उन्हीं का कोऑपरेशन रहता है। सर एम तो मैं नीट क्लियर करने का सोच रही हूँ, उसी के लिए आगे कोशिश। यस सर, खुशी तो होती है, मेहनत की होती है। तो मेरी जानकारी में ये भी आया कि आपने ट्यूशन नहीं ली, बिना ट्यूशन के आप पढ़े हैं, तो ये कितना देर तक पढ़ते रहते थे, फिर इतने नंबर लाना कैसा संभव हो पाया? सर मैंने सेल्फ स्टडी किया, और देर कोई जैसे जब मुझे पढ़ने का वो होता था मैं पढ़ लेती थी, कोई टाइम सेट करके नहीं सर। प्रेशर नहीं था? प्रेशर नहीं, आराम से। तो अब आगे आप स्टडी करोगे या फिर कोई किसी ट्रेंड्स इंस्टीट्यूट में जाओगे? सर मैं नीट का सोच रही हूँ ना, उसी की कोचिंग लूंगी। सर मेरा नाम ब्रह्मस्वरूप है। तो नंबर लेने की खुशी तो रहती है, तो इसके लिए सर स्कूल का भी शुक्रिया अदा करते हैं, बच्चे का भी मतलब शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करी, स्कूल वालों ने भी मेहनत करवाई, तो पेरेंट्स का भी योगदान रहता ही है, तो अच्छा तो लगता है सर। नहीं खुद से ही पढ़ी, उल्टा मैं उसको बोलता था आराम से देखा करो जो भी है, लेकिन वो खुद ही अपने लगी रहती थी पढ़ाई में। तो स्कूल से जो मिलता था फिर अपने भी सेल्फ स्टडी, इसने मतलब सेल्फ स्टडी की जो भी है, इसने ट्यूशन कभी नहीं पढ़ी। इसमें अपेक्षा तो रहती है सर पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स। हिमालयन एजुकेशन मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी के 12वीं कक्षा के टॉपर छात्रों के लिए आज स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी हौसला अफजाई की गई, और सभी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों के साथ साथ अपने अभिभावकों को भी दिया। डॉटर ऑफ राहिल इकबाल, आई सिक्योर्ड 97% मार्क्स इन आर्ट स्ट्रीम इन 12th क्लास। मेरे इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाई परसेंटेज है आर्ट स्ट्रीम में, और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को। मेरे स्कूल का नाम हिमालयन एजुकेशन मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी है, और मैंने यहीं से अपनी मैक्सिमम स्कूलिंग की है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं, जो न्यूली अपडेट होती है उस हिसाब से हमको पढ़ाते हैं। हु स्पोर्ट्स विद एवरी टाइम, हु विल, जो मुझे स्पोर्ट्स किया और मुझे हर टाइम यही बोला कि तू अचीव कर सकती है, और जिनके कारण मैंने आज जो है ये अचीव किया। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट हो और टीचर्स का सपोर्ट हो तो आप बिल्कुल हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। I never felt like I have to join a tuition classes because our teachers were too religious about our studies, and also I want to give credit to my parents who supported me throughout this journey. Thank you. Is Lakshya Sharma. I am a student of Himalayan Education Mission Higher Secondary School, Rajouri. I scored 91% in 12th art stream. I am thankful to my school management, staff, and my parents. Ash Bhargav, I scored 456 marks in science stream from Himalayan Education Mission Rajouri, and the credit of my success goes to my parents, as parents and teachers play a great role in the success of a student. I also prefer to students to do hard work and achieve your goal. जी, my name is Mohammad Hassan Razak Qadri, son of Mohammad Qiyum. I scored 90.4% 94% इन हिमालयन एजुकेशन स्कूल। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो भी फैकल्टी है सब बहुत अच्छी फैकल्टी, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव किया। उसके बाद जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज़ फैसिलिटी मुझे अवेलेबल की। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आज ये 90.4% स्कोर किया देखने की, और उनकी वजह से जो आज स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की और नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और अपने उस्ताद इकराम का कि जिनकी वजह से हम आज ये गोल हमने अचीव किया और इतने मार्क्स लिए। I am son of Mohammad Rashid. I am from Ilis Bukari. I got 88% from Himalayan Education Mission High Secondary School Rajouri. मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स और हिमालयन एजुकेशन मिशन के स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैंने आज एक वेल स्कोर जो 12th क्लास में मैंने अवार्ड की है।
और आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बेगा के पास नहर का कुछ हिस्सा टूट जाने के कारण किसानों को नहरीय पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों की मांग है कि नहर के टूटे हुए हिस्से की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि किसानों को नहरीय पानी मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र के किसानों ने कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय के बाहर सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार में प्रदर्शन कर रहे किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी इस समस्या का जल्द से समाधान किया जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इरिगेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इरिगेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इरिगेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इरिगेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, इरिगेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बांग्ला से जो हमारी नहर जा रही है, जो ही वो डिच को क्रॉस करती है आगे जो टूट गई नहर पिछले साल की, तो इरिगेशन वाले ने टेम्परेरी काम किया है, वहाँ 2 पाइपें लगा दी, 9 इंची पाइप, उसमें पानी कितना जाएगा आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा एरिया है, चमचा, कलैया, अब्दुलिया, कैंप, बेगा, ये सारे गांव का जितना पानी वहाँ लगता है। तो पिछली बार ये मारे गए, इनकी फसल बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, इनका बहाना था मौके पर ड्यूटी हम नहीं कर सकते। फिर अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी ये 2 महीने 3 की नहर ही बंद पड़ी थी। ये नालायक डिपार्टमेंट जो सोया होता है, इन्होंने क्यों नहीं किया? आज ये किसान मर रहे हैं, इनकी पनीरी के बजाय नहीं हो सकी। जब पनीर नहीं होता धान कहाँ से लगेगी? तो चारा मवेशी के लिए जो रखे हैं घर में, वो कहाँ से चारा डालेंगे? इतने गाँव का चारा कहाँ से आएगा जो हमें मिल जाएगा भाई हमारे मवेशी जो पल सके, उनकी भूख मिट सके? ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसे अफसरों को। इनको मैं बोला सजा नहीं चाहिए, फांसी की सजा नहीं चाहिए। इनको लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, अपने आराम से घर में सोए। अब तक आप जो AW यहाँ नहीं आया होगा, एक्शन अभी भी शायद सुतवारी में ना बैठा हो, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके आगे रोएं? एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम को मैंने बोला भी मैंने आपको वहाँ विजिट कराना, आप विजिट करो, मौका देखो क्या हम सही हैं या गलत है। ये लोग जो आए हैं घर से निकल कर रोए हैं, ये किस मुश्किल में है, जब आप देखो आप पता चलेगा। और अपने एक्शन को बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक वो नहीं आएगा। बाकी लोग पार्क में बैठेंगे, जब आएगा उनसे बात होगी, नहीं होगा तो मैं उनके लाग लगा दूंगा, उनको अंदर ही बैठेंगे। कहाँ पर नहर टूटी हुई है, कितना हिस्सा टूटा? बिल्कुल जो हमारा डिच बेगा से स्टार्ट होता है, जो चोगा की लाइन है, आगे लिया चमच का सारा एरिया पड़ता है, बहुत ज़्यादा एरिया हमारा, वहाँ क्रॉसिंग डिच में पानी गिर जाता है। वो नहर टूट गई है तो पानी तो डिच में गिरेगा, गिरा वो उन्होंने थोड़ा गिराया। इससे पहले डिमांड रखी गई है? बिल्कुल, लोग मिले, इनको कहा, इन्होंने टेम्परेरी पाइपें डाली, पर उस वक्त धान का काम चल रहा था, चलो कोई बात नहीं, हम उसको मानते हैं। पर अभी तो खाली है ना, 1 साल पड़ा है, 1 साल में क्यों नहीं काम किया? कहाँ डिपार्टमेंट सोया था? अगर नहीं जल्द नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर अगला स्टेप लेंगे हम, जो भी आएगा, जो हमारा फर्ज बन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अंडर रूल चलने वाले बंदे हैं और अंडर रूल चलेंगे। कला केंद्र में 3 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एडीसी अनुसुईया जम्वाल ने किया। यजुर महाजन फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने ग्रीक मिथ्स पर आधारित पेंटिंग को प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा का उम्दा प्रदर्शन दिया है। इसके लिए आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। भक्ति कला किड्स ने जो स्टोरीज हैं उनको उन्होंने पेंट किया है और वही शैली उन्होंने अपनाई है। जन महाजनों
मैं एक सोलो एग्जीबिशन लगा रहा हूँ कला केंद्र में। जो मेरी एग्जीबिशन है उसका नाम है ग्रीक मैथ्स। तो बेसिकली सारी जो मेरी पेंटिंग्स है, सोलो एग्जीबिशन है पहली बारी, सारी पेंटिंग्स ग्रीक मैथोलॉजी की स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है। जो ये सारी स्टोरीज़ है, ये पुराने पोइट्स जो थे ग्रीक टाइम्स के, उन सारे पोइट्स की स्टोरीज़ है, उनकी पोइम्स है, या उनसे कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। मैंने वो वाली स्टोरीज़ को पेंट किया है अपनी आंखों से देख के, थोड़े मॉडर्न एलिमेंट्स डाले, थोड़ा अपने खुद का स्टाइल डाला है, और वो सारी ग्रीक मैथोलॉजी पेंट की है। जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे को रियलाइज, तो मैंने पढ़ना शुरू किया लैटिन लिटरेचर, वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री, ये सारा ग्रीक मैथोलॉजी। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब इंडिया से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं पेंटिंग में। हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना, एक्सप्लोर करते रहो न्यू कल्चर्स को, उनको पेंट करो। क्या पता अभी ग्रीक मैथोलॉजी करो, अगले दिन में कुछ और करूँ, कुछ फ्रेंच से रिलेटेड या इटालियन से रिलेटेड। तो मैं आप सबको बुलाऊँगा कला केंद्र में। आज से लेके संडे तक एग्जीबिशन चलेगी, 3 दिन की एग्जीबिशन है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक। तो प्लीज़ विजिट करो, देखो थोड़ी पेंटिंग्स देखो, ग्रीक मैथोलॉजी को थोड़ा एक्सप्लोर करो। एग्जीबिशन है, ये हमारे साथ यजुर महाजन ने, ये स्टूडेंट्स हैं फाइन आर्ट्स महाराष्ट्र के स्कूल के। इनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारे साथ सेक्रेटरी कल्चर भी हैं, हमारे साथ जावेद राही साहब। ये कला केंद्र ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ ये अपनी सोलो एग्जीबिशन को एग्जिबिट कर पाए। इन्होंने डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई ऑन द ग्रीक मिथ पे, और पूरा स्कीम ऑफ जितना भी एग्जीबिशन है दैट इज़ द ग्रीक मैथोलॉजी। वहाँ डिफरेंट जो स्टोरीज हैं रिगार्डिंग देयर गॉड्स, वहाँ पे डेविल्स के लिए, he has tried to portray the stories through his paintings. वो आप शो कर देख सकते हैं यहाँ पे। And in the modern, giving it a modern touch. His own idea also he has added, like he has made use of mobile phone, headphones, मतलब to convey his own idea. So he has used it. It's a beautiful picturization. एक artist के लिए there is no limit to his imagination, his creativity. So exactly that's what we can see. मतलब use of the colors, use of the theme, and his idea through these paintings. So that is a perfect blend of that, and at such a young age to think so deep. जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ने कल 12वीं की कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी थी, जिसमें लड़कियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। और जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की रहने वाली नईमा राथर ने 500 में से 490 अंक हासिल कर 98% लेकर अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। और मैं सबसे पहले मीडिया के जानिब से आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही, जर्नलिज्म की वजह से ही हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और अच्छे को सराह पाते हैं और बुरे की मजम्मत कर पाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी 12th क्लास के रिज़ल्ट्स आए और उसमें मुझे एक अच्छी पोजीशन हासिल हुई। मैं डूंगस में वार्ड नंबर 3 से की रहने वाली हूँ, और मैंने अपनी तालीम रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की है। और बेहद खुशी का ये मौका है मेरे लिए, मेरे साथिज़ा के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जो मेरी खुशी में खुश होते हैं। और मैं तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ जितने भी लोग मेरे साथ रहे हैं इस पूरी जर्नी में, और साथ ही साथ मीडिया वालों का भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि वो लोगों तक वो चीज़ पहुँचाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनका देखना ज़रूरी बनता है। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स के लिए बहुत कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी ही जितने भी उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों को सिर्फ करना है, उनको हमें राह दिखानी है। जैसे कि यस इंडिया फाउंडेशन के अंदर हमारा स्कूल है, डॉक्टर शौकत बुखारी सर की वजह से यहाँ पे ये तालीमी निज़ाम शुरू हुआ है। अभी उससे डॉक्टर शबीर सर और साथ में रहमान सर ये इसको आगे चला रहे हैं, और हमारे काफ़ी टीचर्स भी हैं, निसार सर हैं, अशरफ सर हैं, राशिद सर हैं, तमाम लोग हमारी बहुत मदद करते हैं। और ना सिर्फ मदद करते हैं तालीम के रिलेटेड, बल्कि हमारी ज़ाती मसलों में भी हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा मेरे वालिदैन जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, शाना बशाना खड़े रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों को भूल के मेरी तकलीफ़ों को उन्होंने सामने रखा है, और उनकी वजह से ही मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। और ये जो भी मेरी अभी तक पोजीशन है, इस सब का क्रेडिट मैं अपने साथिज़ा, अपने वालिदैन और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को देना चाहूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला के बगैर तो ये सब कुछ पॉसिबल। इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी सुरनकोट ने म्यूनिसिपल कमेटी सुरनकोट के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया, जहां पर छात्रों ने स्वच्छ भारत प्रदूषण मुक्त भारत विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों ने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। अंत में छात्रों के बीच पर्यावरण के महत्व के बारे में एक विस्तृत चर्चा की व्यवस्था भी की गई। आज हमने द इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है। आज हमने इस मौके पे पूरे स्कूल की सफाई की है, और हमारे साथ म्यूनसिपल कम्युनिटी के भी लोग आए, उन्होंने भी हमारे साथ सफाई की। और हम ये सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब अपने आसपास माहौल को साफ सुथरा रखें। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जून 2024 है और हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पूरी हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और स्कूल्स के अंदर सफाई अभियान जो है वो चलाया जाता है। इस मौका पर हमने भी आज इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर और म्यूनसिपलिटी के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके साथ मिलकर हमने इस मौका पर अपने स्कूल को अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर सफाई की है और हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पूरी सोसाइटी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ड्रगमुला इलाके में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की प्राकृतिक सुंदरता के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सामुदायिक भागीदारी के साथ जोड़ा गया। अभियान के दौरान हरे भरे वातावरण के महत्व पर जोर देते हुए 450 से अधिक पेड़ लगाए गए। इस मौके पर मेजर जनरल गिरीश कालिया ने सभा को संबोधित करते हुए पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुदाय को टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रेरित करना रहा। इन प्रोग्राम्स में क्योंकि वी बिलीव दैट यहाँ पे रखा हुआ था इंडियन आर्मी ने और इन कोलैबोरेशन विद सोशल फॉरेस्ट्री। तो हमारे एजुकेशन ऑफिस को ये इनविटेशन मिली हुई थी कि हम बच्चों को यहाँ पे लाए। तो हमने यहाँ का एक नियर बाई स्कूल यहाँ पे लाया, उसके बच्चों ने यहाँ पे शमूलियत हासिल कर ली, ताकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं कि आखिर माहौल के तई हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस सिलसिले में बच्चे यहाँ पे थे, उनके हाथों में हम लोगों ने पेड़ दिए और पेड़ों के क्या फ़ायदे हैं, क्यों लगाए जाएँ, हमारा माहौल जो है कैसे हम लोग इसे बनाए रखें, उस सिलसिले में हम लोगों ने बात की। यहाँ पर जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इस हवाले से और क्या जानकारी दी गई? आजकल सिर्फ एक स्कूल में नहीं है, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर्स निकाले हुए हैं। हर स्कूल में हम लोग इस हफ्ता मना रहे हैं, जो इंटरनेशनल ये हमारा आज एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, उस सिलसिले में एक हफ्ते की प्रिपरेशन चल रही हैं, उसका दूसरा दिन आज चल रहा है। हर स्कूल में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पूछा देना चाहते हैं ताकि ये बात घर घर चली जाए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हर घर से ताल्लुक़ रखते हैं, हर घर में ये बात चली जाए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, प्लांट्स का रोल क्या है और हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है इसे कैसे बैलेंस्ड किया। और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ मज़ीद कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएगी? हमारे एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। हमारा प्लांटेशन ड्राइव है, हमारा जो ये नेचर है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को कैसे मेंटेन रखा जाए, क्या किया जाए, कौन सा गैस क्या है, क्लीनिनेस है इसमें। तो जो हमारा जो धरती को जो ये पोल्यूट करते हैं कि उससे हम लोगों ने बच्चों को रोशनास कराया। और इसके बाद जो हमारा जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से उनके क्या क्या डिसएडवांटेज है, उस बारे में हम लोगों ने आज स्कूल तक की बात पहुंचाई। यस एग्जैक्टली, हमारे जो ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे तो उनके साथ हमारे बच्चों ने प्लांट्स लगाए और उसके अलावा बच्चों ने प्लांट्स लिए जो अपने स्कूल्स में लगाए। क्या इन फ्यूचर इस तरह की एक्टिविटीज? बिल्कुल 6 दिन तक तो लगातार रहेगा। हमारा एक कॉन्सेप्ट कल चला कि नेचर वॉक, हम लोग देख लें कि नेचर के तई हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, बिकॉज दिस जो ये माहौल है ये हमारी मुश्तरका मीरास है। तो हम सभी लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, उल्मा को, असातिज़ा को इसकी रखवाली कर लेनी चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों तक तो यही मैसेज है कि वो समझ जाएं, संभल जाएं, इससे पहले कि देर हो चुकी होगी। अब आज के दिन में दिल्ली वाले चाहते हैं कि हर घर में पेड़ लगा ले, लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कश्मीर का भी ऐसा हाल हो जाए, हम लोग यहाँ से भाग के किसी दूसरी और जगह पे जाएं। आजकल दिल्ली वालों को, आउटसाइडर्स को पनाह की जगह मिल रही है कश्मीर में, तो ये पनाह की जगह बरकरार बनी रहे, तो इस सिलसिले में हम लोगों को संभलना होगा। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट घर घर लेना होगा कि इन पेड़ों की क्या इफादियत है, इन वाटर बॉडीज की क्या इफादियत है और माहौल के साथ हमारा क्या। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और जिसमें क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों ने समारोह में भाग लिया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में ACF द्वारा एक भाषण में उन्होंने भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता कैसे बनाए रखी जाए इसके बारे में जागरूक किया और साथ ही सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ भोजन खाने, जंक फूड से बचने और कम तेल और चीनी और नमक से बचने की भी सलाह दी। अफसर हैं, पढ़े तो वहां पहुंचे, तो ये आपके लिए भी ये कुर्सी या यहाँ तक, और मैं उर्दू के करीब रहा। नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोग्राम दूसरा भी होगा, हम जरूर आपके पास पहुंचेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको गाइड भी करेंगे। और साथ में जाते जाते मैं एक बात आपको बोल दूं, मेरे पेट में अंदर दर्द हो रहा है जी, जलन हो रही है, उसका रीजन यही होता है, इस जंक फूड खाने से जो सेहत के लिए मौफक नहीं है, अच्छी नहीं है, वो नहीं खाना। हमारा सिंपल जो खाना है,
मेरे जैसे हैं, आम लोगों से 1000 गुना बेहतर है। उसका रीजन यही था कि अच्छी डाइट, सेफ डाइट, सेफ फूड, लेस। तो इस चीज सारी चीज के पैरामीटर्स जो हैं आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि ये चीजें कम खाने से सेहत जो है अच्छी रहेगी। माशरे में जितने बुजुर्ग लोग हैं या आप नौजवान लोग हैं, ये चीजें जब कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप घर में जाके ये चीज नरेट करेंगे, बताएंगे अपनी माँ को, बहन को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, बाकी लोगों को कि ऐसा प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये चीजें बताई गई हैं। जरा इसको हम कम करके देखें। मोस्टली लोग जो है मीठे को ज्यादा पसंद करते हैं। वो एक स्टेज में जाके वैसा मुज़र चीज बन जाती है जिस चीज को हम समझते वो शुगर का कारण बन जाता है। आज हमारे 80% लोग से 80 से भी ज्यादा लोग जो है वो शुगर के पेशेंट हैं। उसका रीजन यही है कि हमने टाइमली किसी चीज को, किसी डाइट को उस पर कंट्रोल नहीं की, उसको ठीक ढंग से यूज नहीं किया। हर वो चीज जिसको आप प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे ढंग से खाएंगे तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आज आप लोगों के तहीं, आप लोगों की वसादत से हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप माहिर सारे में पहुंचाएं, क्योंकि आने वाले समाज के जो मेहमान हो आप ही लोग हो। आप लोगों ने जब माशरे में ये बात पहुंचाएंगे तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। आज इस चीज का मकसद ये है, जंक फूड जो है नहीं खानी हमने आज अहद कर लेना है। हमारा मकसद ये है फूड सेफ्टी डे पे जितने भी बच्चे हैं आपने ये अहद कर लेना है कि जंक फूड नाम की कोई चीज जो है वो नहीं खानी है। उसके असरात जो है वो इतने मुज़र हैं कि लेटर स्टेज पे बच्चों को जाके पता चलता है। हर घर से वालिदैन जो है अपने बच्चों को पैसे देते हैं ना, आप इस चीज पर सहमत होना देते हैं। तो वो मोस्टली हम जंक फूड खाते हैं। उस जंक फूड खाने से ये है कि हमारा स्टमक जो है वो उस मेयार पे चला जाता है। जब हम जवानी में आते हैं तब हमें पता लगता है कि मेरा मैदा खराब हो गया जी, मुझे कोई चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है जी, मेरे पेट में अंदर दर्द हो रहा है जी, जलन हो रही है। उसका रीजन यही होता है। इस जंक फूड खाने से हमारी आने वाली नस्लें जो है वो तबाह हो जाएंगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, ये इस किस्म की बहुत सारी जो चीजें हैं, ब्रेवेजेस में आपने कोशिश करनी है कि वो चीज तो सेहत के लिए मौफक नहीं है, अच्छी नहीं है। वो आपको खुशामदीद कहता हूं। इस शेर के साथ छोड़ के जाऊंगा, आप इसको ज़हन नशीन करिएगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। कहां है वो पर कहां हैं जिनको हमने खोलना है। मैं उर्दू स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन उर्दू से मेरी ताल्लुकात रहे और मैं उर्दू के करीब रहा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। प्रिंसिपल साहब, जो मिला है हुस्न इसकी हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहां देखता है। तो मेरे लिए अल्फाजों की कमी कर दी है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट पहुंच ने। तो अब मैं किसी खिड़की से झांक के थोड़ा सा अंदर आपको कि 3 चीजें आपने नहीं खानी है। स्लो पॉइजन जो है, एक शुगर, खांड जिसको हम कहते हैं, उसकी जगह गुड़ खाइए। हमारे बुजुर्ग गुड़ खाते थे ना, आज भी 80-85 साल की उम्र में कितने सॉलिड हैं वो लोग। और जो तेल हम खाते हैं तड़के में, उसको भी कम खाइए थोड़ा सा। और नमक, टेस्ट नमक का ही है, नमक को अवॉइड करिए, क्योंकि आप हमारी आने वाली नस्ल हैं, हमारा मुस्तकबिल है। आप अच्छे होंगे तो सारा माशरा अच्छा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी दाखिले में हो रही धांधली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वालों की सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि दाखिले में कहीं न कहीं धांधली हो रही है। नमस्ते, साहिल चौधरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष। जैसे कि जम्मू विश्वविद्यालय में पीजी की एडमिशन शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखने को मिलता है कि पीजी एडमिशन में शरेआम जम्मू विश्वविद्यालय में धांधली चल रही है, क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय में कोई भी मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स की नहीं निकाली जाती है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी एडमिशन का देख सकता है। आप ये बताएं कि वो स्टूडेंट जो दूर दराज इलाके में रहता है, जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो क्यों ये नहीं जान सकता कि जब उसने एडमिशन में अप्लाई किया तो उसका क्या मेरिट में क्या नंबर है।
वो जम्मू विश्वविद्यालय क्यों लिस्ट को पब्लिश नहीं कर रहा? सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्रीज एडमिशन में करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय में इस तरह की धांधली की जा रही है। जब डा मैम से मिलते हैं तो वो कतई इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू विश्वविद्यालय में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक और जब स्टूडेंट्स की समस्या को हम देखते हैं तो जम्मू विश्वविद्यालय में एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि 6 सेमेस्टर जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया उनको जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल एडमिशन दी जाएगी। लेकिन वही जम्मू यूनिवर्सिटी है जो 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट निकालने में फेल रही है, नाकाम रही है। जो स्टूडेंट आज से 1 साल पहले फेल हुआ था वो आज तक उसका ना पेपर खत्म हुए और ना ही रिजल्ट निकाला गया है, जिससे स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं हो पाया जो इस एडमिशन की प्रोसेस में पार्ट ले पाए। और ये बिल्कुल धांधली है जो जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और जब हम ग्राफ देखते हैं जम्मू विश्वविद्यालय में एडमिशन्स का तो वो हर साल गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाले, एडमिशन में ऐसी प्रोसेस को अपनाया जिससे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता चलता कि उसका मेरिट लिस्ट में क्या रैंक रहा है। और वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में आज NSUI ने भी जम्मू विश्वविद्यालय के रवैये को लेकर रोष प्रकट किया और कहा कि यूनिवर्सिटी में CUET के बाद भी एडमिशन लिस्ट जारी न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत कर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं NSUI जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जम्मू विश्वविद्यालय का LLM का छात्र भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 6ठा साल, मेरे 6 साल इस विश्वविद्यालय में पूरे हो गए। मैं 6 साल से यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, हर साल एडमिशन का प्रोसेस भी देखते हैं और हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बारीकी से नज़र रखते हैं। लेकिन पिछले साल से जो उन्होंने एक एडमिशन प्रोसेस में सिस्टम शुरू किया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली बार भी हम लोग बोले लेकिन इन्होंने उस टाइम पे पहली बार है, ऐसा है, वैसा है करके उस चीज़ को दबा दिया। लेकिन इस बार क्या है भाई, CUET आप ही गए थे ना, जम्मू वाले तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स बड़े रोए थे कि आपने हमें CUET में क्यों डाल दिया, है ना। जब आप CUET में ले आए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यार आप ये हमें ये चीज़ बता दो कि आपने CUET करवा लिया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए, अब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हर साल लगती थी, आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही निकले होंगे, आपको भी पता है कि चाहे एक स्टूडेंट अप्लाई करे चाहे 1000 स्टूडेंट अप्लाई करे, हर एक स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स आते थे, अपना मेरिट देखते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं यार यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC ST OBC EWS अगर किसी की कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी, मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्टें नहीं निकाल रहे, क्यों? प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।